नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद पार्टी सर में। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम चर्चा कर रहे थे मेवाड़ के इतिहास के बारे में। तो दोस्तों, इस सीरीज में हमने 4 लेसन कंप्लीट कर लिए थे। यदि आपने अब तक वो लेसन नहीं देखे, वीडियोस नहीं देखे, तो प्लेलिस्ट में जाकर एक बार जो इसके 5 वीडियो के 5वें भाग से पहले के 4 वीडियो उनको जाके देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब मैं बात करता हूं कि हमने चौथे वीडियो में या फिर इसके 4th लेसन में हमने कहां तक पढ़ लिया था। तो देखिए दोस्तों, कल के लेसन में हमने बात की थी सांगा के बारे में। महाराणा सांगा किस प्रकार से रायमल के जो पुत्र थे उनका उत्तराधिकारी है, वो किस प्रकार से सत्ता में आते हैं, क्योंकि उनके जो भाई होते हैं उनके साथ एक लंबे समय तक उनका संघर्ष चलता है। तो चलिए दोस्तों, इनके संघर्ष के बाद में हमारे जो शासक है वो शासक बनते हैं अगले शासक के रूप में। उसके बाद में दोस्तों हमने पढ़ा था सांगा के बाद में जो इनके पुत्र है भोजराज, वो इनके शासनकाल के दौरान ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद में सूरजमल शासक बनते हैं और दोस्तों उनका जो संघर्ष होता है, रतन सिंह जो शासक बनते हैं उनका बूंदी के सूरजमल के साथ आखेड़िया के अंदर या फिर आखेट के अंदर जो संघर्ष होता है उसमें वो मारे जाते हैं। तो दोस्तों फाइनली विक्रमादित्य शासक बनते हैं और विक्रमादित्य के बाद में अगले शासक बनते हैं हमारे उदय सिंह। उदय सिंह के द्वारा दोस्तों हमारे पास उदय सागर झील का निर्माण किया गया और उदयपुर का स्थापना की गई थी। तो इसके बाद में दोस्तों जब इनकी मृत्यु होती है 28 फरवरी 1572 को, उस समय दोस्तों इनके बड़े पुत्र होते हैं महाराणा प्रताप। तो दोस्तों इनके उत्तराधिकारी को लेकर थोड़ा सा मतभेद होता है, तो इनके द्वारा प्रताप के स्थान पर इनके छोटे भाई जगमाल को मेवाड़ का उत्तराधिकारी बना दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसी कहानी के साथ आज के इस लेसन की हम शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं आगे। महाराणा प्रताप का जो आरंभिक जीवन है वो किस प्रकार का रहता है और जगमाल के स्थान पर इनको पुणे जो अगला शासक है या फिर उत्तराधिकारी के रूप में किस प्रकार से शासक बनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे महाराणा प्रताप के शासनकाल के बारे में। तो दोस्तों लगभग इनका 29-30 साल तक इनका मेवाड़ पर शासन रहा था। 1572 से लेके दोस्तों ये 1597 तक ये मेवाड़ के शासक के रूप में कार्यरत रहे थे। इनके जन्म के बारे में या फिर आरंभिक परिचय के बारे में देखें तो दोस्तों कुंभलगढ़ का जो बादल महल है उसके कटारगढ़ में दोस्तों इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। दोस्तों महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा और मेवाड़ के एक और प्रमुख शासक है, प्रतापी शासक है, जिनका नाम है दोस्तों राज सिंह। तो ये जो 4-5 शासक है दोस्तों, इनके शासनकाल कितना समय तक रहा है, इनकी राजधानी कौन सी रही है, स्थापत्य कला में सैन्य अभियान किस प्रकार के रहे हैं, इन सारी घटनाओं के बारे में आपको एक एक पॉइंट करके याद होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों एग्जाम का पैटर्न रहता है, जो बड़े एग्जाम है जैसे आरपीएससी के द्वारा आरएएस है या फिर फर्स्ट ग्रेड है, पुलिस लेक्चरर है, दोस्तों इनके सिलेबस में मेंशन किया होता है प्रमुख रियासतों के प्रमुख राजवंश। तो दोस्तों इसमें जो मेवाड़ रियासत के ये 4-5 जो बड़े शासक है, इन शासकों के आपको हर एक पॉइंट याद होने चाहिए, जैसे कि इनका कार्यकाल क्या रहा, इनकी राजधानी कौन सी रही थी। इस प्रकार से हर एक पॉइंट के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो इनके आरंभिक जीवन में इनके माताजी के बारे में देखिए दोस्तों, जयवंता बाई है वो इनकी माता थी और इनका विवाह दोस्तों अजमादे कंवर के साथ इनका विवाह हुआ था। दोस्तों भीलों की एक विशेष घटना रही है कि भीलों के जो छोटे बच्चे होते हैं दोस्तों, उनको सभी छोटे बच्चों को कीका कीका करके बुलाया जाता है, जिसकी वजह से प्रताप को भी क्या कह के बुलाया जाता था? कीका। और इतिहास के पन्नों में दोस्तों ये नाम इनको लिया जाता है कि महाराणा प्रताप को बचपन में कीका कहा जाता था। तो कीका का मतलब होता है दोस्तों छोटा बच्चा। चलिए दोस्तों, ये तो हो गई इनके जीवन के आरंभिक बिंदुओं के बारे में। अब देखते हैं आगे बढ़ के हम किस प्रकार से महाराणा प्रताप शासक बनते हैं। गोगुंदा में किस प्रकार से सामंतों के प्रयास से जगमाल के स्थान पर किस प्रकार से महाराणा प्रताप को गोगुंदा की महादेव बावड़ी में इनका राज तिलक कर दिया जाता है। दोस्तों याद रखना, महादेव बावड़ी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर उदय सिंह ने प्रताप के छोटे भाई जगमाल को राजा बनाया था। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया,
इनके अंतिम दिनों में जैसे ही ये उत्तराधिकारी घोषित करते हैं तो इनके द्वारा अपना उत्तराधिकारी जगमाल को घोषित कर दिया जाता है। जैसे ही उदय सिंह मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो उसके बाद में दोस्तों जो महाराणा प्रताप है वो मेवाड़ के जितने भी या फिर सलुम्बर के जो सामंत थे उनके कहने पर जो गोगुंदा में दोस्तों इनका राज तिलक कर दिया जाता है। गोगुंदा का ये जो स्थान है दोस्तों वो है महादेव बावड़ी। दोस्तों पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में उदय सिंह के जो पुत्र है या फिर उत्तराधिकारी के रूप में महाराणा प्रताप का जो प्रथम राज तिलक, दोस्तों याद रखना महाराणा प्रताप का 2 बार राज तिलक किया गया था। प्रथम बार किया गया था और दूसरी बार कुंभलगढ़ में दोस्तों इनका विधि पूर्वक जो जूनी कचहरी है उसमें इनका विधि पूर्वक राज तिलक किया गया था। तो गोगुंदा की महादेव पहाड़ी में इनका सामंतों के द्वारा राज तिलक किया गया था। उसके बाद में दोस्तों इनका जो बादल महल है कुंभलगढ़ का बादल महल की जूनी कचहरी में दूसरी बार इनका विधि पूर्वक राज तिलक किया गया था। चलिए दोस्तों आप जितने भी जुड़ गए हो क्लास को कंटिन्यू करें, ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं जब महाराणा प्रताप शासक बनते हैं उस समय जो दिल्ली के मुगल सत्ता के जो शासक होते हैं दोस्तों वो होते हैं अकबर। तो दोस्तों अकबर के द्वारा विभिन्न प्रयास किया जाता है कि राजस्थान या फिर जितनी बड़ी रियासतें हैं उन रियासतों के साथ संधि की जाए या फिर उनको अधीनता स्वीकार करवाई जाए। दोस्तों इस उद्देश्य से महाराणा प्रताप के द्वारा 1570 में नागौर दरबार लगाया जाता है। तो इस दरबार में भी महाराणा प्रताप है वो अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं और इस दरबार में भाग नहीं लेते हैं। तो दोस्तों इसी उद्देश्य से महाराणा प्रताप के पास किसको भेजा जाता है, महाराणा प्रताप को टोडरमल नहीं दोस्त टोडरमल के अलावा 3-4 शिष्टमल भेजते हैं जिसमें से हमारे पास नाम आते हैं जलाल खां कुरैशी जिनको दोस्तों नवंबर में भेजा गया था। उसके बाद में मान सिंह आता है जिनको जून में भेजा गया था, भगवत दास को अक्टूबर और लास्ट में जो टोडरमल को भेजा जाता है जो शिष्टमंडल के 4th सदस्य थे उनको दिसंबर 1573 में भेजा गया था। दोस्तों यहाँ पर आपको मैं बता देता हूं कि जो ये जलाल खां, मान सिंह, भगवत दास और टोडरमल जिसको सभी जितने भी टीचर है वो बताते हैं जमा बट्टो। दोस्तों जमा बट्टो का जो रूल है वो आज के जमाने में काम नहीं आता है। अभी जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था उसमें दोस्तों भगवत दास से संबंधित सवाल पूछा गया था कि इनको किस महीने में भेजा गया था। दोस्तों अक्टूबर 1573 में इनको भेजा गया था। दोस्तों इनके साथ जो ईयर है उसके साथ साथ इनका जो मंथ है इनको कब भेजा गया था और किस उद्देश्य से भेजा गया था ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। दोस्तों अब एग्जाम का पैटर्न बदलता जा रहा है तो बदलते हुए पैटर्न के अनुसार, बदलते हुए परिवेश के अनुसार जिस प्रकार से नए पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों के अनुसार आपको तैयारी करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों जैसा कि मैंने इनके राज तिलक के बारे में एकदम बिल्कुल बताया, बादल महल की जूनी कचहरी में इनका राज तिलक विधि पूर्वक कुंभलगढ़ में हुआ था। उसी प्रकार से जलाल खां, मान सिंह, भगवत दास और टोडरमल किस महीने में और किस ईयर में आए थे आपको दोस्तों यहाँ पर भी याद रखना चाहिए। तो दोस्तों अकबर के द्वारा प्रताप को समझाने के लिए भेजा जाता है इस शिष्टमंडल को कि किस प्रकार से उनको बोला जाए कि अगले जो शासक है उनको यहाँ की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए और किस प्रकार से प्रताप को अकबर के अधीन होना चाहिए। इन सभी बातों को समझाइश के लिए भेजा जाता है। परंतु महाराणा प्रताप स्वाधीनता को स्वीकार करने वाले थे, एकदम स्वाधीनता प्रेमी थे, स्वतंत्रता प्रेमी थे, एकदम महान शासक के रूप में उन्होंने कहा मेवाड़ की स्वतंत्रता हमारे लिए सबसे ऊपर है। तो इस प्रकार से इन चारों शिष्टमंडल की जो रिक्वेस्ट थी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। दोस्तों इसी को मद्देनजर रखते हुए इन दोनों की सेनाएं आमने सामने आकर अटकती है। दोस्तों बताया जाता है कि मान सिंह जब आए थे तो इनका महाराणा प्रताप के द्वारा अपमान किया जाता है, उनके साथ बैठकर भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से दोस्तों मान सिंह यहाँ से नाराज होकर चले जाते हैं और वो शपथ लेते हैं या फिर प्रतिज्ञा लेते हैं कि अब तो युद्ध होगा ही होगा। शिव कुमार जी पुरोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल में। जल्दी से इस सेशन को शेयर कर दीजिए दोस्त। तो चलिए दोस्तों सबसे मेवाड़ ही नहीं, हम बात करें पूरे राजस्थान की तो सबसे बड़ा जो युद्ध माना जाता है हल्दी घाटी का युद्ध।
दोस्तों हमारे राजस्थान की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें हैं उनके अनुसार 18 जून 1576 को ये युद्ध घटित हुआ था। वहीं अगर अपन यूपीएससी की बात करें या एनसीईआरटी की बात करें तो दोस्तों उसमें डेट थोड़ी सी अलग बताई गई है, 21-22 जून उसमें डेट बताई गई है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, कतई घबराने की जरूरत नहीं है, 18 जून आपको याद रखना है। तो दोस्तों इधर से प्रताप और इधर से अकबर, इन दोनों की जो सेनाएं हैं दोस्तों, हल्दी घाटी, ये दोस्तों हमारे उदयपुर और हम राजसमंद की बात करें उसके आसपास का एक क्षेत्र था राजसमंद में हल्दी घाटी, वहां पर दोनों की सेनाएं आमने सामने आती है। तो इस दोस्तों इस युद्ध में अकबर की जो सेना का सेनापति होता है या प्रधान सेनापति होता है वो हमारे जयपुर के जो कुंवर होते हैं मान सिंह इसमें नेतृत्व करते हैं, और इनके जो साथी होते हैं मुस्लिम जो सेनापति होते हैं वो होते हैं आसफ खान। तो दोस्तों इस युद्ध में बताया जाता है कि इतना भयंकर युद्ध हुआ था, महाराणा प्रताप की सेना काफी आगे तक बढ़ती है और बढ़ते हुए प्रताप की सेना बहुत अच्छे से अकबर की सेना या मुगलों की सेना का सामना करती है। दोस्तों मुगलों की सेना में घबराहट मच जाती है जिसकी वजह से जितने भी सैनिक है वो त्राई त्राई करते हुए भागने लगते हैं। तो भागते हुए सैनिकों में एक जोश, एक उमंग, वीरता पूर्वक लड़ने का जो साहस भरने का कार्य करते हैं वो होते हैं दोस्तों मेहतर खां नामक एक सैनिक होता है। वो संदेश भेजता है, एक झूठी अफवाह सेना में भेजता है जिससे उनका मनोबल बढ़ता है, साहस बढ़ता है और पूरी तरह से एकता से वो संगठित होकर वापस युद्ध में तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों इसमें था मेहतर खां नाम के जो सैनिक है, उन्होंने बोला कि अकबर महाशय खुद आ रहे हैं, जो शहजादे अकबर है वो आ रहे हैं, हमारे पास साथ में आ रहे हैं, सेना भेज रहे हैं, उसके साथ साथ हमारा सहयोग करेंगे, पीछे से सपोर्ट मिल रहा है, तो आप डटे रहिए, युद्ध कीजिए। इस प्रकार की जो अफवाह है वो मेहतर खां नाम के एक सैनिक के द्वारा फैलाई जाती है, जिससे दोस्तों जितनी भी मुगल सेना है पुनः संगठित होती है। उसके अंदर जो नेगेटिविटी, नकारात्मक या जो डर या भय का जो रूप होता है वो दोस्तों छट जाता है और पुनः जो सेना है मुगल सेना जो प्रताप की सेना के साथ युद्ध करने के लिए टूट पड़ती है। दोस्तों एग्जाम में यहाँ पर आपको नाम देखने को मिल सकता है कि भागती हुई अकबर की सेना का जो मनोबल है, साहस है या फिर जो युद्ध करने की शक्ति है वो बढ़ने का, या संचार युद्ध करने की शक्ति का जो संचार करने वाली झूठी खबर या झूठी सूचना का संचारित करने वाला सैनिक कौन था। तो यहाँ पर दोस्तों आपके पास नाम मिलेगा एग्जाम में, मेहतर खां नाम के सैनिक थे। दोस्तों जो हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं एक बार कमेंट करके बता दीजिए दोस्तों, और जल्दी से जल्दी इसको शेयर कर दीजिए ताकि अन्य दोस्तों को भी इसका फायदा मिल सके। अब देखिए दोस्तों इस युद्ध में क्या भयानक स्थिति होती है, एक तरफ से हमारे पास प्रताप की सेना और दूसरी तरफ से अकबर जो मुगल शासक है उनकी सेना, दोनों आमने सामने आती है। और इस सेना में दोस्तों क्या होता है, जो अकबर का घोड़ा है चेतक, चेतक के बारे में बोला जाता है कि चेतक अब बस मेवाड़ की रक्षा करना सिर्फ तुम्हारे हाथ में है, इस बड़े से डूंगर के सामने आपको डरना नहीं है, जैसे तैसे करके मेवाड़ की रक्षा करने का साहस करो और जैसे तैसे मेवाड़ की रक्षा करने का सारा भार तुम्हारे कंधों पर है। लेकिन दोस्तों इस युद्ध में क्या होता है, जैसे ही वो मानसिंह के हाथी के ऊपर चढ़ते हैं तो उस समय क्या होता है, चेतक घायल हो जाते हैं, और घायल चेतक का बताते हैं कि पीछे वाले टांग क्या है, वो पैर है, वो उसपे कट लग जाता है। तो दोस्तों यहाँ से इस युद्ध में से चेतक फिर भी साहस और पूरे मनोबल के साथ प्रताप को इस युद्ध में से बाहर निकालने में योगदान देता है। और बताया जाता है कि जैसे ही इस युद्ध में प्रताप यहाँ से बाहर निकलता है दोस्तों, राजपूतों की परंपरा या फिर हमारे राजस्थान की रियासतों की परंपरा होती थी, अगर शासक युद्ध में भाग नहीं ले रहा है या फिर घायल हो जाता है या फिर किसी कारणवश वो युद्ध के मैदान से बाहर चला जाता है तो उसके स्थान पर उसका प्रतिनिधि या फिर कोई दूसरा शासक उसके स्थान पर छत्र को धारण करेगा या फिर युद्ध के जो प्रतीक है, ये रियासत के जो प्रतीक चिन्ह है उनको ग्रहण करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों जाला विद्या या जाला मान के नाम से इनको जाना जाता है, इनके द्वारा छत्र धारण किया जाता है और युद्ध का नेतृत्व किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गई हमारे पास बात किस प्रकार से अकबर की सेना और प्रताप की सेना आमने सामने आती है, किस प्रकार से दोनों का मुकाबला होता है। अब जैसे हमने बात की दोस्तों, अकबर के सेनापति हमारे पास जयपुर के मानसिंह और आसफ खां थे,
उसी प्रकार से हमारे पास जो प्रताप की सेना में हमारे पास एकमात्र मुस्लिम जो सेनापति थे वो थे हाकिम खां सूर। उसके अलावा दोस्तों जो मेवाड़ वाला क्षेत्र है, उस मेवाड़ वाले क्षेत्र में सभी के सभी हमारे पास ब्रुज किसे कहते हैं? बिल्कुल शिव कुमार पुरोहित जी ने एक सवाल पूछा, ब्रुज किसे कहा जाता है? देखिए दोस्तों, ब्रुज वैसे तो हमारे पास यहाँ का सवाल नहीं है, कल्चर का सवाल है, किले पढ़ाएंगे तब वहां पर बताएंगे, लेकिन आपने पूछ ही लिया है तो उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों हमारे पास यहाँ पर शिव कुमार जी पुरोहित ने सवाल पूछा है, ब्रुज क्या होते हैं? तो दोस्तों ब्रुज जो होते हैं, जो किले के ऊपर जो होल बने होते हैं, जिसके पीछे छिपकर जो तीर चलाए जाते हैं या फिर आक्रमण किया जाता है या फिर युद्ध के लिए जो एक अच्छे माने जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? ब्रुज बोला जाता है। और जैसलमेर के किले में दोस्तों राजस्थान में सबसे ज्यादा ब्रुज 99 ब्रुज बने हुए हैं। इसके साथ काफी दूसरे किले हैं, उनमें भी अलग अलग संख्या में ब्रुजों का निर्माण करवाया गया है। दोस्तों इसे क्या बोलते हैं? ब्रुज बोलते हैं, जिसमें छोटे से होल में साइड में छिपके विरोधी सेना के क्या होता है दोस्तों, आक्रमण करने में या फिर युद्ध की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण होते हैं उन्हें ब्रुज बोला जाता है। चलिए दोस्तों अपन वापस इसी पॉइंट पर आते हैं। लगता है आपको आपका आंसर मिल गया शिव कुमार जी। तो इस युद्ध में दोस्तों हाकिम खां सूर और पुंजा भील उनके द्वारा प्रताप की ओर से नेतृत्व किया जाता है। इसके बाद में दोस्तों जैसे ही चेतक मृत्यु को प्राप्त होता है तो चेतक की जो छत्री है वो बलीचा नामक स्थान है जो राजसमंद में इनकी छत्री का निर्माण करवाया गया है। वेलकम सर, वेलकम। तो चलिए दोस्तों जैसे ही इस युद्ध में दोस्तों प्रताप की सेना थोड़ी सी हारने लगती है और प्रताप की सेना पीछे बढ़ती है, और इसी में दोस्तों हमारे पास महाराणा प्रताप यहाँ से निकलकर सुरक्षित निकल जाते हैं और वो कोमलगढ़ में आके शरण लेते हैं। कोमलगढ़ के जंगलों में कुछ दिन शरण लेते हैं, उसके बाद में कोमलगढ़ किले में जाके वो शरण लेते हैं। तो दोस्तों इसमें हम बात करें तो इस युद्ध में कुछ और विशेषताएं हैं, उस विशेषताओं की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों विभिन्न इतिहासकार जो इस युद्ध में भाग लेते हैं सदस्य और अदर्शीय रूप से इस युद्ध को अलग अलग नामों से दिया गया है। किस प्रकार से इस युद्ध को अलग अलग नाम दिए गए हैं? दोस्तों अबुल फजल जो हमारे पास एक मुगल साहित्यकार हुए, उनका कहना है इस युद्ध को खमनोर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। वहीं दोस्तों बदायूनी ने इस युद्ध को बोगुंदा का युद्ध के नाम से जाना गया है। बोला है कि इस युद्ध में वो स्वयं भाग लेते हैं, सदस्य उन्होंने इस युद्ध को अपनी आंखों से देखा हाल अपनी पुस्तक में बयां करते हैं। वहीं जेम्स टोड ने दोस्तों हमारे यूरोप में एक युद्ध हुआ था, उस युद्ध के समकक्ष बताते हुए इसे मेवाड़ की थर्मोपोली के नाम से जाना जाता है। और आदर्शी लाल श्रीवास्तव ने दोस्तों इसे बादशाह बाग का युद्ध बोला है। दोस्तों वापस एक बार बता देता हूं, विभिन्न इतिहासकारों के द्वारा हल्दी घाटी के युद्ध को अलग अलग युद्धों के साथ कंपेयर करके उसका अलग अलग नाम दिया गया है। एग्जाम में दोस्तों यहाँ से पूछा जा सकता है, या फिर मैच ऑफ द फॉलोइंग करके पूछा जा सकता है, या फिर पूछ सकते हैं निम्न में से कौन सा बेमेल है या फिर असुमेलित है। तो अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध बोला है, बदायूनी ने दोस्तों बोगुंदा का युद्ध बोला है, जेम्स टोड ने दोस्तों मेवाड़ की थर्मोपोली और आदर्शी लाल श्रीवास्तव ने दोस्तों बादशाह बाग का युद्ध बोला है। तो चलिए दोस्तों ये तो बात हो गई हमारे पास विभिन्न इतिहासकारों के द्वारा इस युद्ध का कंपैरिजन किस किस युद्ध के साथ किया जाता है और किस प्रकार से अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर इस युद्ध के बाद में बताया जाता है जो महाराणा प्रताप है उनकी आर्थिक स्थिति या फिर जो सैन्य शक्ति है बहुत बुरी तरह से कमजोर हो जाती है, और इस प्रकार से दोस्तों इस प्रकार की सिचुएशन में जो सेना है वो युद्ध नहीं कर सकती। उनके पास ना तो धन है, धन बल नहीं है, जबकि उसके साथ सेना भी नहीं है। तो किस प्रकार से वो अकबर की सेना से मुकाबला करे, किस प्रकार से मेवाड़ की सेना को पुनः संगठित करके मेवाड़ पर जो मुगलों का अधिकार था उससे छुड़वाया जाए। दोस्तों इसके लिए हमारे पास हल्दी घाटी से पास में ही जैसे युद्ध समाप्त होता है तो चूलिया नामक गांव है हमारा, पाली का एक गांव है। इसमें दोस्तों दो जो धर्मात्मा है वो इनसे मिलते हैं जिनका नाम है बामासा और उनका भाई है दोस्तों ताराचंद। उन्होंने अपनी संपूर्ण जीवन की जो कमाई है वो कमाई उनको सौंप देते हैं, और इसलिए दोस्तों बामासा और जो ताराचंद है उनको दोस्तों बामासा को मेवाड़ के उद्धारक के रूप में जाना जाता है।
मेवाड़ के जो उद्धारक है उसके रूप में दोस्तों हम हमीर को भी जानते हैं, लेकिन आर्थिक सहायता के लिए बामासा को मेवाड़ का उद्धारक बोला जाता है। तो दोस्तों जैसे ही आर्थिक सहायता प्राप्त होती है यहाँ से दोस्तों हमारे पास महाराणा प्रताप पुनः अपनी सेना को संगठित करते हैं, सैन्य बल जुटाते हैं और पुनः साहस करते हैं किस प्रकार से पुनः जो मेवाड़ है उस मेवाड़ को मुगलों की अधीनता से स्वतंत्र करवाया जाए। दोस्तों इसके लिए वो सैन्य शक्ति सैन्य बल को जुटाते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार से उनके द्वारा हमारे बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और ईडर इसके आसपास के जितने भी भील और अन्य जनजातीय समूह थे उनको संगठित किया जाता है और पुनः छोटे छोटे आक्रमण किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों एक एक करके इन आक्रमणों के बारे में या फिर इनके सैन्य अभियानों के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कोमलगढ़ का युद्ध। दोस्तों कोमलगढ़ पर जो अकबर का एक सेनापति है जिनका नाम है शाहबाज खां। दोस्तों शाहबाज खां के द्वारा कोमलगढ़ पर लगातार 3 बार आक्रमण किया जाता है। कितनी बार आक्रमण किया जाता है दोस्तों? लगातार 3 बार आक्रमण किया जाता है। 1577, 1578 और 1579 के अंदर आक्रमण किया जाता है। दोस्तों जैसे ही आक्रमण होता है यहाँ से प्रताप क्या है निकलकर भाग जाता है और यहाँ से निकल के सुरक्षित बाहर निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, कोमलगढ़ पर जो आक्रमण करता है उसके बाद में यहाँ पर शाहबाज एकदम सफलतापूर्वक कोमलगढ़ पर अधिकार कर लेता है, लेकिन यहाँ पर फिर प्रताप को पकड़ने में वो असमर्थ रहता है, प्रताप को वो नहीं पकड़ पाता है। तो यहाँ से दोस्तों प्रताप निकल जाता है और इनका कोमलगढ़ पर अधिकार हो जाता है। फिर दोस्तों एक और छोटी सी घटना होती है 1580 के बारे में मैं बता देता हूँ, यहाँ पर वो मेंशन नहीं किया गया है। दोस्तों 1580 में शेरपुर नामक स्थान है एक उदयपुर का, शेरपुर नामक स्थान पर रहीम नामक सेनापति के अधीन अकबर के द्वारा सेना भेजी जाती है। जैसे ही दोस्तों सेना भेजी जाती है उस सेना का सामना करने के लिए विश्राम करती है सेना। तो उस समय जो महाराणा प्रताप के पुत्र है अमर सिंह, उनके द्वारा दोस्तों जहां पर वो विश्राम कर रहे थे वहां से दोस्तों उनकी जो बेगमें हैं रानी थी उनका अपहरण करके उनको बंदी बना के लेके आ जाते हैं किले में। और जैसे ही वो लेके आते हैं दोस्तों तो प्रताप देखता है कि ये क्या कर दिया और इस प्रकार से उनको पुनः सुरक्षित वापस भिजवाया जाता है रहीम के पास। बोलते हैं कि हमारा जो युद्ध है वो सेना के साथ है, ना कि हमारे पास अबला नारी या फिर किसी भी जो शासक है उन शासकों के बारे में हमारा जो अपमान करना हमारा उद्देश्य नहीं है। सभी को शो हो रहा है क्या ये सेशन? एक बार बता दीजिए दोस्तों, बिल्कुल आवाज वगैरह क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है? अगर नहीं आ रही है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए दोस्तों। हम बात कर रहे हैं महाराणा प्रताप के सैन्य अभियानों के बारे में। सर प्रताप हाँ बिल्कुल मैं अभी बता देता हूं उसके बारे में भी दोस्त। हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, मेरी तरफ से बिल्कुल क्लियर आ रहा है। शिव कुमार पुरोहित जी भी बता रहे हैं बिल्कुल प्रॉपर आवाज आ रही है। रिफ्रेश करें सर आप, बाकी मेरी तरफ से तो क्लियर है, बिल्कुल सही दिख रहा है, शो हो रहा है यहाँ से। तो चलिए दोस्तों हम दिवेर के युद्ध से पहले एक छोटे से युद्ध के बारे में बात कर लेते हैं। दिवेर के युद्ध से पहले दोस्तों रहीम की जो सेना होती है वो सेना शेरपुर नामक स्थान है हमारा उदयपुर में एक शेरपुर नामक स्थान है, वहां पर सारी की सारी सेना होती है। दोस्तों उस सेना में क्या होता है, जो इनकी बेगमें हैं उन बेगम को उठाकर लेके आते हैं हमारे महाराणा प्रताप के पुत्र होते हैं अमर सिंह, वो लेकर आ जाते हैं। जैसे ही लेके आते हैं दोस्तों तो यहाँ पर प्रताप उनको पुनः से सम्मान वापस लौटाते हैं। और इस बात को ध्यान में रखते हुए दोस्तों क्या होता है हमारे पास, इस बात को ध्यान में रखते हुए दोस्तों महाराणा प्रताप की इस प्रकार की वीरता और साहस वाली कहानी को देखते हुए यहाँ पर जो रहीम होते हैं दोस्तों वो युद्ध नहीं करते हैं और यहाँ से पुणे वापस चले जाते हैं। दोस्तों हमारे पास जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा एक सवाल पूछा गया है हमसे कि जो महाराणा प्रताप है उनका 56 के मैदान का जो संघर्ष है वो किस प्रकार का रहा था। तो दोस्तों यहाँ पर सुनिए, 56 के मैदान में दोस्तों अकबर की जैसे ही सेना कम होती है तो ये ईडर और यहाँ पर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ यहाँ की छोटी छोटी रियासतों के साथ इनके द्वारा मिलकर 56 के मैदान में जो
गोरिल्ला युद्ध होता है, वो गोरिल्ला युद्ध यहाँ पर महाराणा प्रताप के द्वारा किया जाता है। उसे ही इतिहास के पन्नों में दोस्तों छप्पन के मैदान के युद्ध के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर दोस्तों उसके बाद में हमारे पास जो अगला सैन्य अभियान होता है वो होता है दोस्तों दिवेर का युद्ध। दोस्तों दिवेर का युद्ध है वो मेवाड़ के इतिहास में काफी महत्व रखता है। इस युद्ध में क्या होता है दोस्तों, 1582 में महाराणा प्रताप है उसका सामना होता है सेनापति सुल्तान खां के साथ। दोस्तों यहाँ पर जो अकबर है उसके द्वारा मेवाड़ में 4 अलग अलग चौकियों का निर्माण करवा दिया जाता है। उस चौकी में दोस्तों एक होती है दिवेर नाम की चौकी। इस चौकी पर दोस्तों 1582 में आक्रमण किया जाता है प्रताप के द्वारा, और यहाँ पर दोस्तों जो अकबर है उनके चाचा होते हैं सेनापति सुल्तान खां, तो उनकी हत्या कर दी जाती है, उनको मार दिया जाता है। मार के दोस्तों दिवेर वाला क्षेत्र है वो पुनः प्रताप अपने कब्जे में ले लेता है। वापस बात आ गई दोस्तों हमारे पास कर्नल जेम्स टोड के बारे में। दोस्तों कर्नल जेम्स टोड की हम राजस्थान के इतिहास में जितनी भी बात करें वो कम होगी, क्योंकि दोस्तों हर एक रियासत, हर एक किले, हर एक शासक और हर एक स्टोरी में जेम्स टोड के द्वारा विभिन्न मत दिए गए हैं, और ये मत हमारे को अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों दिवेर के युद्ध के लिए इनके द्वारा बोला गया था कि ये मेवाड़ की क्या है दोस्तों, मेवाड़ का मैराथन है, मतलब एक छोटी सी सेना होने के बाद भी एक लंबी दौड़ है, उस लंबी दौड़ को पार करने वाली ये प्रथम सीढ़ी माना गया है। चलिए दोस्तों ये हो गई हमारे पास दिवेर के युद्ध की। अब दोस्तों जैसे ही हमारे पास प्रताप के शासनकाल की बात करें तो इन्होंने छोटे छोटे भागों में एक एक करके जितनी भी हमारे पास रियासत, मेवाड़ रियासत थी उसके सारे क्षेत्र को मांडलगढ़ और चित्तौड़ को छोड़ के प्रताप के द्वारा पुनः सारे जितने भी क्षेत्र युद्ध में हारे थे उनको पुनः प्राप्त कर लिया जाता है। इसी क्रम में दोस्तों अकबर के द्वारा उधर से एक अंतिम अभियान भेजा जाता है जो 1585 में भेजा जाता है। इस अभियान में दोस्तों जो सेनापति होता है अकबर का वो होता है जगन्नाथ कछावा। दोस्तों आपको याद रखना है यहाँ पर अकबर के द्वारा जो प्रताप के लिए अंतिम अभियान कब भेजा गया था और उसका सेनापति कौन था, किसके नेतृत्व में भेजा गया था। तो दोस्तों जगन्नाथ कछावा के नेतृत्व में 1585 में अंतिम अभियान के रूप में भेजा गया था। तो चलिए दोस्तों इसके बाद में हम बात करते हैं महाराणा प्रताप के द्वारा जैसे ही ये वाला क्षेत्र हार जाते हैं और कुंभलगढ़ से भाग के वो छप्पन के मैदान और कुंभलगढ़ के मैदान और इस वाले क्षेत्र में काफी समय तक समय व्यतीत करते हैं। उसी क्रम में दोस्तों इनके द्वारा चावंड नामक एक स्थान है, वहां पर अपना सैन्य कार्य है या फिर वहां से अपना प्रशासन का जो कार्य है वो सुचारू रूप से चालू किया जाता है। और इसी क्रम में दोस्तों चावंड को महाराणा प्रताप के द्वारा मेवाड़ की राजधानी के रूप में स्थापित किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों प्रताप के द्वारा एक तालाब का निर्माण करवाया जाता है, उसके साथ चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण भी प्रताप के द्वारा चावंड में करवाया जाता है। दोस्तों याद रखना यहाँ पर एक तालाब का निर्माण करवाया जाता है। उसके अलावा जो चित्रकला है, जब हम आर्ट और कल्चर वाला सेक्शन करेंगे वहां पर हम काफी लंबे और विस्तारित रूप से डिस्कस करेंगे किस प्रकार से नासुरुद्दीन नामक एक चित्रकार के द्वारा मेवाड़ रियासत से संबंधित चित्र बनाए गए थे। तो यहाँ के लिए दोस्तों आपके लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है, मेवाड़ की जो वास्तविक रूप से चित्रकला है वो कहाँ से प्रारंभ होती है, किसके शासनकाल में प्रारंभ होती है। दोस्तों वास्तविक रूप से यह लार्ज स्केल पे जो प्रारंभ होती है प्रताप के शासनकाल में चावंड से ये चित्रकला प्रारंभ होती है। इसी क्रम में दोस्तों अंतिम रूप से चावंड में महाराणा प्रताप है उनकी मृत्यु हो जाती है। वो 19 जनवरी 1597 में इनकी बांडोली में, फिर बाद में दोस्तों इनकी 8 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया गया है। दोस्तों यहाँ पर आपको इनके कितने खंभों की छतरी बनाई गई है यह भी याद रखना है। जो प्रमुख शासक है उसके बारे में आपको निश्चय रूप से याद रखना चाहिए। चावंड में इनकी मृत्यु होती है और बांडोली में इनकी क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है। तो चलिए दोस्तों यह संपूर्ण इतिहास के बारे में हमारी बात हो गई महाराणा प्रताप के बारे में। तो दोस्तों महाराणा प्रताप के बाद में हमारे अगले जो शासक होते हैं वो कौन होते हैं, अमर सिंह अगले शासक होते हैं। अमर सिंह के शासनकाल में दोस्तों एक और घटना होती है। 1597 से लेकर 1620 तक ये मेवाड़ के शासक होते हैं।
और इसी दौरान दोस्तों क्या होता है, जहांगीर मुगल सत्ता के शासक बनते हैं। कौन शासक बनते हैं दोस्तों? जहांगीर मुगल सत्ता के शासक बनते हैं। 1599 में इतिहास के पन्नों में दोस्तों ऊंठाला नामक एक युद्ध होता है। इस युद्ध में जहांगीर की सेना को अमर सिंह के द्वारा पराजित कर दिया जाता है। बहुत ही मजे वाली और रोचक बात है दोस्तों, अमर सिंह की जो सेना है वो ऊंठाला के युद्ध में 1599 में जहांगीर की सेना को पराजित कर देती है। दोस्तों इस बात से बौखलाए जहांगीर के द्वारा एक बड़ी सेना और बड़े सैन्य बल के साथ उन्हें लगातार मेवाड़ पर आक्रमण किए जाते हैं। तो इस बातों से परेशान होकर अमर सिंह के द्वारा क्या किया जाता है कि इस प्रकार से पेश नहीं पड़ेगा, हमें कुछ न कुछ इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों 5 फरवरी 1615 ईस्वी में मुगल और मेवाड़ के बीच में क्या हो जाती है, संधि हो जाती है। दोस्तों यहाँ से सवाल बहुत ज्यादा पूछने की संभावना है आपके लिए कि जो ये संधि होती है वो किसके शासनकाल में होती है? जहांगीर के शासनकाल में होती है। और इस संधि में करने में जो महत्वपूर्ण रोल होता है वो किसका होता है दोस्तों? हमारे पास शाहजहां का रोल होता है। और इधर अमर सिंह का जो पुत्र है दोस्तों कर्ण सिंह के द्वारा या कर्ण सिंह के दबाव के कारण अमर सिंह ये संधि कर लेते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों क्या होता है, लगातार मेवाड़ की जो प्रजा है उसको नुकसान पहुंचाया जाता है। मुगल जो सेना है वो उपद्रव मचाती है, बहुत ज्यादा नुकसान करती है, लूटपाट करती है, खेतों को लूटती है, प्रजा को नुकसान पहुंचाती है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए फर्स्ट मुगल मेवाड़ संधि, बिल्कुल फर्स्ट मुगल मेवाड़ संधि है और बहुत ज्यादा ये सम्माननीय संधि है, इसलिए इसको याद रखना भी जरूरी है। दोस्तों इस संधि से ज्यादा इसमें शर्तें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी आपको याद रखना चाहिए। कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि मुगल कितने ही शक्तिशाली हो लेकिन उनको तलवार के दम पर उनको अपने अधीन नहीं किया गया था, संधि के द्वारा उनको अपने अधीन किया गया था। मतलब यहाँ पर बताया जाता है मेवाड़ के आगे दोस्तों जो मुगल है उनको ही झुकना पड़ा था या फिर सैन्य बल के द्वारा उनको अपने अधीन नहीं कर पाए थे। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 5 फरवरी 1615 को ये संधि हुई थी। इन दोनों रियासतों में या फिर मेवाड़ और मुगल की जो संधि है उसकी नींव जहांगीर के शासनकाल में रखी गई थी। दोस्तों इंपॉर्टेंट चीजें काफी है, इधर अमर सिंह के जो पुत्र थे कर्ण सिंह और इधर जहांगीर के पुत्र थे हमारे पास शाहजहां, इन दोनों के प्रयासों से मेवाड़ और मुगल की संधि हुई थी। दोस्तों इसी खुशी में जो हमारे पास यहाँ पर खुर्रम है, जो जहांगीर के पुत्र थे खुर्रम, उनको शाहजहां की उपाधि यहाँ पर जहांगीर के द्वारा दी जाती है क्योंकि इस संधि को जैसे ही वो करते हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत में भी दोस्तों उनके द्वारा काफी विजय का परचम लहराया जाता है जिसकी वजह से खुर्रम को जहांगीर के द्वारा शाहजहां की उपाधि दी जाती है। आपको ये भी याद रखना चाहिए दोस्तों, इस युद्ध की काफी इंपॉर्टेंस है, इस संधि की भी काफी इंपॉर्टेंस है। फिर दोस्तों हमारे पास इधर से हरिदास जाला और शुभकर्ण नामक 2 व्यक्ति मेवाड़ की तरफ से संधि का प्रस्ताव लेकर मुगल दरबार में उपस्थित होते हैं। अब दोस्तों इनकी जो शर्तें हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण शर्तें हैं दोस्तों, उनके बारे में ध्यान दीजिए। सबसे पहले दोस्तों जितने भी अन्य रियासतें या फिर मुगलों के द्वारा जितनी भी रियासतों के साथ संधि की जाती थी तो उस संधि के बाद में जो दोस्तों उस रियासत का जो शासक था वो शासक उपस्थित होता था मुगल दरबार में। लेकिन हमारे यहाँ पर मेवाड़ रियासत की एक अलग ही खासियत है। यहाँ पर दोस्तों मुगल दरबार में हमारे पास यहाँ के शासक अमर सिंह ना जाके युवराज कर्ण सिंह उपस्थित हुए थे। कर्ण सिंह के साथ दोस्तों यहाँ पर 1000 घुड़सवारों की यहाँ पर मदद दी गई थी। उसके अलावा दोस्तों उस समय जो हमारे यहाँ पर सामंती व्यवस्था थी, जागीरदारी प्रथा थी, उसी प्रकार से मुगलों में दोस्तों मनसबदारी प्रथा थी, यानी कि जितने भी हमारे सामंत होते थे उन सामंतों को दोस्तों 0 से लेके 10,000 तक का मनसब दिया जाता था। 0 से लेके 5,000 तक का जो मनसबदारी थी दोस्तों वो जितने भी राजकुमार थे उनको दी जाती थी, जबकि 5,000 से लेके 10,000 तक की जो मनसबदारी है दोस्तों वो राज परिवार को या मुगल परिवार को ही दी जाती थी। दोस्तों इसके 2 अपवाद भी हैं, वो जो हम दोस्तों आमेर रियासत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे या फिर मानसिंह के बारे में पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे कि उनको 7,000 का मनसबदारी भी दी गई थी।
लेकिन फिलहाल हमें इतना ही याद रखना है, कर्ण सिंह जो इनके अमर सिंह के पुत्र थे, उनको 5000 का मनसबदारी दी थी। सैनिक होते हैं क्या? सैनिक नहीं होते हैं दोस्तों। मनसबदारी का मतलब क्या होता है कि यहाँ के जितने भी सामंत होते थे, उन सामंतों को मनसबदारी दी जाती थी। और मनसबदारी के अंदर दोस्तों 2 प्रकार की चीजें होती थी कि वो सेना कितनी रख सकते हैं और कितनी उनके पास सिक्योरिटी हो सकती है, उनके अधिकार किस प्रकार से होते थे, रियासत के जो कर वसूल करने की या फिर आर्थिक जो शक्तियां हैं वो किस प्रकार की होती थी, आर्थिक और सैन्य शक्तियों का जो वर्गीकरण था वो था मनसबदारी व्यवस्था। दोस्तों हम मनसबदारी प्रथा पढ़ेंगे, अकबर के शासनकाल के बारे में पढ़ेंगे, तब और डिस्कस करेंगे, वहां पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आप इतना ही याद रखिए, मनसबदार का मतलब होता था दोस्त, यहाँ पर जितने भी हमारे जो सेनापति या फिर जितने भी राजकुमार होते थे उनको सैन्य शक्ति रखने के अधिकार होते थे। और वो सैन्य शक्ति कितनी रख सकते हैं, 10 सैनिक रख सकते हैं, 5000 सैनिक रख सकते हैं या 10,000 सैनिक रख सकते हैं। तो इस प्रकार की जो शक्तियां होती थी उसे क्या बोला जाता था, हमारे पास मनसबदारी व्यवस्था बोला जाता था। चित्तौड़ के किले की मरम्मत नहीं कर सकते, ये भी इस दोस्तों जो संधि की शर्त थी। उसके अलावा एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट शर्त थी, मेवाड़ के साथ मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले हम बात करें, जैसे हम बात करें आमेर रियासत की या फिर जयपुर रियासत की या फिर जोधपुर रियासत की या फिर हम बात करें चौहानों की, जितनी भी रियासतें थी दोस्तों उनके द्वारा क्या किया जाता था, बीकानेर रियासत की बात कर लो, जितनी भी रियासतें थी वो मुगलों के साथ संधि करती थी, उनकी अधीनता स्वीकार करती थी। उसके बाद में या तो अपनी बहन या बेटियों का उनके साथ क्या करते थे, विवाह कर देते थे, वैवाहिक संबंध बना देते थे। तो सबसे पहले हमारे इस सीरीज में भगवंत दास आगे आते हैं और भगवंत दास जी की जो बेटी थी हरकाबाई, उनका विवाह किया जाता है हमारे पास। बारमल की जो बेटी थी उसका विवाह किया जाता है दोस्तों किसके साथ, हमारे अकबर के साथ। हरकाबाई को मरियम उजमानी की उपाधि दी जाती है। इसी क्रम में दोस्तों हमारे मेवाड़ के किसी भी शासक के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करने की इसमें शर्त रखी गई थी। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट ये संधि है और इसकी शर्तें भी उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। काफी अच्छे से आप इनको याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अमर सिंह का इस संधि के बाद में क्या हाल होता है। दोस्तों अमर सिंह ने अपने आंखों से जो महाराणा प्रताप के द्वारा संघर्ष किया जाता है और महाराणा प्रताप के द्वारा अपनी आंखों से उदय सिंह के समय का जो संघर्ष है वो देखा गया था। तो दोस्तों इनके लिए जो स्वाधीनता है या स्वतंत्रता है, स्वतंत्र प्रेमी आदमी थे या वीरों की तरह ये लड़के मरना पसंद करते थे, लेकिन किसी की अधीनता स्वीकार करना इनको पसंद नहीं था। जैसे ही कर्ण सिंह के दबाव की वजह से या प्रबंध में कर्ण सिंह के हस्तक्षेप की वजह से अमर सिंह के द्वारा क्या किया जाता है, अधीनता स्वीकार करने का प्रस्ताव ले लिया जाता है। तो उसके बाद में दोस्तों मन ही मन इससे बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और दुखी होकर दोस्तों इनके द्वारा 1620 से पहले ही ये राज कार्य छोड़कर जो राजसमंद की एक जगह है दोस्तों नो चौकी पाल नामक स्थान पर वो जाकर अपना अंतिम समय व्यतीत करते हैं। चलिए दोस्तों इसी प्रकार से अमर सिंह का जो शासनकाल है उसकी घटनाएं यहीं समाप्त हो जाती है। दोस्तों आज हमारे पास जो मेवाड़ का इतिहास है उसका अंतिम सीरीज है। आज हम मेवाड़ के इतिहास को पूरा फंडअप कर देंगे, कंप्लीट करवा देंगे। उसके बाद में आप चाहोगे तो राठौड़ों का इतिहास या फिर आप चाहोगे तो आमेर के इतिहास के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं और आप चाहो तो चौहानों के इतिहास के बारे में भी स्टार्ट कर देंगे। लेकिन यकीन मानिए हम इस सीरीज में क्रम वाइज आपका राजस्थान का जो संपूर्ण इतिहास है उसको कवर करवा देंगे। बस आप धैर्य बनाए रखें और हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। दोस्तों इसकी जो पीडीएफ है वो भी आपको डेली टू डेली हम अपलोड कर देते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको ग्रैंड कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद में दोस्तों अगला जो शासक है हमारे पास कर्ण सिंह, जो अगले शासक बनते हैं 1620 से लेके 1628 तक ये मेवाड़ के शासक रहते हैं। इनके द्वारा दोस्तों ज्यादा कुछ भी नहीं किया जाता है। 3 छोटी छोटी घटनाओं के बारे में, इनके शासनकाल के बारे में अध्ययन कीजिए दोस्तों। इनके द्वारा उदयपुर का जो जग मंदिर महल है उनके जो निर्माण है उनका निर्माण स्टार्ट करवाया गया था। दोस्तों याद रखिए यहाँ पर इनके द्वारा जो इसके जग मंदिर महलों का निर्माण है वो प्रारंभ किया गया था, लेकिन
नाम क्या है, एमिनेंट क्लासेस के नाम से दोस्तों। इसके जो स्क्रीन के ऊपर आपको एकदम नीचे दिख रहा है एमिनेंट क्लासेस जयपुर, आप सर्च कीजिए एमिनेंट क्लासेस, आपको टेलीग्राम ग्रुप है वो मिल जाएगा। और इसके अलावा इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक भी प्राप्त हो जाएगा। एमिनेंट क्लासेस से ग्रुप है दोस्तों, वहां से चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हो। उदयपुर में जग मंदिर महलों का जो निर्माण है वो प्रारंभ करवाया गया था। इसके अलावा दोस्तों शाहजहां के विद्रोह के दौरान जग मंदिर महलों में ही उनको रुकवाया गया था। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास मुगल सत्ता की एक अजब ही परंपरा रही है। मुगलों के लिए दोस्तों जैसे ही हमारे पास अकबर शासक बनते हैं तो अकबर के बाद जहांगीर के द्वारा जो उत्तराधिकार को लेकर 2 बार आक्रमण किया जाता है, उसके बाद में शाहजहां के द्वारा, उसके बाद में औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब के बाद में तो दोस्तों जो उत्तरकालीन मुगल सत्ता है उसकी स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाती है। प्रत्येक जो भी इनके राजकुमार है वो एक दूसरे पर सत्ता के लोभ में आक्रमण करते हैं। उसी क्रम में दोस्तों शाहजहां के समय जहांगीर के विरुद्ध या फिर शाहजहां के समय जो विद्रोह हुआ था उस समय इनको जो जग मंदिर महल है उसके अंदर रुकवाया गया था। इसके अलावा दोस्तों उदयपुर में इनके द्वारा कुछ निर्माण कार्य करवाए गए थे। तो दिलकुश महल और कर्ण विलास जो महल है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था दोस्तों, कर्ण सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। दोस्तों दोनों चीज अलग है, दिलकुश महल और कर्ण विलास महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, कर्ण सिंह के द्वारा करवाया गया था। जबकि जग मंदिर महलों का जो निर्माण है वो प्रारंभ कर्ण सिंह के द्वारा करवाया गया था, लेकिन इसका जो समापन है यह कंप्लीट जो कार्य है वो जगत सिंह के शासनकाल में करवाया गया था। तो इसी के साथ दोस्तों हम अगले शासक की ओर बढ़ते हैं। अगले शासक हमारे पास आते हैं जगत सिंह प्रथम। तो जगत सिंह प्रथम के द्वारा दोस्तों जो मेवाड़ में उदयपुर में जग मंदिर महलों का निर्माण प्रारंभ करवाया गया था हमारे पास कर्ण सिंह के द्वारा 1620 से लेकर 1628 में, उसका जो कार्य कंप्लीट करवाया गया था या फिर पूर्ण कार्य करवाया गया था वो करवाया गया था जगत सिंह प्रथम के द्वारा। दोस्तों काफी प्रतापी शासक हुए थे ये, इनके बारे में भी काफी अच्छी और रोचक जानकारी हम पढ़ते हैं। तो यहाँ से भी सवाल पूछने को आपको एग्जाम में सवाल देखने को मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों उदयपुर में जगदीश मंदिर या जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। बताया जाता है दोस्तों इसे सपनों में बना हुआ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों इनकी जो स्ट्रक्चर है, कलाकृति है या फिर निर्माण की जो विशेषता है उस विशेषताओं को देख के बताया जाता है इस प्रकार के मंदिर की कल्पना तो केवल सपनों में ही की जा सकती है। तो इस प्रकार की इसकी विशेषताएं हैं दोस्तों। इस मंदिर में जो प्रशस्ति लिखी गई है उसका नाम है जगन्नाथ राय प्रशस्ति, और इस प्रशस्ति के जो रचयिता है वो है कृष्ण भट्ट के द्वारा प्रशस्ति की रचना की गई है। उसके बाद में दोस्तों हम इस प्रशस्ति के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो दोस्तों प्रशस्ति का मतलब क्या होता है, किसी भी शासक के समय के दौरान जो जिस वंश की या फिर जिस शासक की प्रशंसा में जो लिखा जाता है उसे दोस्तों क्या बोला जाता है, प्रशस्ति बोला जाता है। दोस्तों इसमें जगन्नाथ प्रशस्ति में मेवाड़ के जितने भी शासक है या बप्पा रावल से लेके जगत सिंह है उनकी प्रशंसा के बारे में लिखा हुआ है। 1631 ईस्वी में दोस्तों शाहजहां के द्वारा जो हमारे सुजान सिंह है उनको भीलवाड़ा का एक रियासत है या फिर एक छोटी सी जगह है शाहपुरा, वो शाहपुरा देखिए अलग से उसको रियासत बना दिया था। दोस्तों इसी क्रम में 1631 में ही बूंदी से अलग होके कोटा बनता है। जब हम कोटा या चौहानों के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे तब वहां पर हम बताएंगे कि 1631 में ही कोटा रियासत है वो अलग हो जाती है। माधो सिंह के द्वारा रतन सिंह के जो पुत्र है वो बूंदी से अलग होके अलग रियासत का निर्माण कर लेते हैं, और उस रियासत का निर्माण भी दोस्तों शाहजहां के समय पर किया जाता है। तो इसी प्रकार से 1631 में उधर तो दोस्तों हमारे पास बूंदी से अलग होके कोटा रियासत का निर्माण किया जाता है, और यहाँ पर हम पढ़ते हैं दोस्तों 1631 में मेवाड़ के जगत सिंह प्रथम के शासन काल में सुजान सिंह के द्वारा शाहपुरा को अलग से रियासत या स्वतंत्र रियासत के रूप में शासक बना दिया जाता है। ये किसके द्वारा बनाया जाता है दोस्तों, शाहजहां के शासन काल में या फिर शाहजहां के द्वारा बनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों अब फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जब हम इस सपने के मंदिर की बात करें या सपने के जो मंदिर की बात करें जगन्नाथ राय प्रशस्ति जिसमें रचित है, इस मंदिर के सामने दोस्तों एक और मंदिर का निर्माण किया गया है
जो इनकी जो जगत सिंह है उनकी धाई माँ थी जिनका नाम है दोस्तों नौजूबाई। इन नौजूबाई के द्वारा धाई माँ का जो मंदिर है वो जगदीश मंदिर के पास निर्मित किया गया है और इसका निर्माण दोस्तों जो जगदीश सिंह जी की जो जगत सिंह की जो धाई माँ है नौजूबाई उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। यहाँ से दोस्तों सीधा सा सवाल पूछा जा सकता है धाई माँ का जो मंदिर है वो कहाँ पर है और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है। तो धाई माँ का मंदिर दोस्तों जगदीश मंदिर के पास है और इसका निर्माण नौजूबाई के द्वारा करवाया गया था। चलिए दोस्तों अब हम मेवाड़ रियासत में महाराणा कुंभा के बाद में जो साहित्यिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान देते हैं या फिर सबसे ज्यादा जो कार्य करते हैं सांस्कृतिक क्षेत्र में उस शासक के रूप में हम चर्चा करते हैं। तो उस शासक का नाम आता है हमारे पास दोस्तों राज सिंह। राज सिंह के बारे में देखिए दोस्तों हमारे पास क्या क्या घटनाएं आती है। तो राज सिंह का दोस्तों शासनकाल रहता है 1652 से लेकर 1680 तक इनका शासनकाल रहता है। दोस्तों बड़ी रोचक बातें हैं इनके शासनकाल की, काफी इंपॉर्टेंट प्रेम प्रसंग भी है हमारे पास, किस प्रकार से इन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया था उसके बारे में भी काफी अच्छी घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले उत्तराधिकार संघर्ष को लेकर दोस्तों इनके द्वारा औरंगजेब का समर्थन किया गया था। दोस्तों इसमें बताया जाता है कि ये औरंगजेब की तरफ से या फिर दारा शिकोह की तरह, औरंगजेब के भाई थे दोस्तों दारा शिकोह, ना तो ये दारा शिकोह की तरफ से युद्ध में भाग लेते हैं ना औरंगजेब की तरफ से युद्ध में भाग लेते हैं। तो बिल्कुल किसी भी तरह से भाग नहीं लेते हैं, इसलिए कहा जाता है कि औरंगजेब को ये समर्थन करते हैं। दोस्तों औरंगजेब के द्वारा जो जजिया कर, गैर हिंदू पर जो कर लगाया जाता था उसे दोस्तों जजिया कर बोला जाता है। जजिया कर मतलब दोस्तों गैर हिंदू, गैर मुस्लिमों पर जो कर लगाया जाता है उसे जजिया कर के नाम से बोला जाता है। जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह, दोस्तों औरंगजेब के शासनकाल में एक लंबा संघर्ष चला था। अजीत सिंह को जो हमारे पास लेके आते हैं यहाँ से दिल्ली से दोस्तों यहाँ पर जोधपुर लेके आते हैं और एक लंबे समय तक हमारे पास राठौड़ों के साथ जो मुगलों का साथ संघर्ष चलता है जोधपुर के उत्तराधिकार को लेके। तो दोस्तों अजीत सिंह को जो अगला शासक के रूप में दुर्गादास राठौड़ जो अगले शासक के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, तो इसके बीच में दोस्तों एक 30 वर्षीय संघर्ष चलता है। उस संघर्ष के दौरान दोस्तों जो हमारे पास दुर्गादास राठौड़ है उनके साथ संबंध स्थापित किया जाता है राज सिंह के साथ, और राज सिंह के द्वारा जो इनको सहयोग किया जाता है इसके लिए दोस्तों जो बोला जाता है इस गठबंधन को, इसे बोला जाता है राठौड़ और सिसोदिया गठबंधन। तो दोस्तों राठौड़ हमारे पास जोधपुर के हैं जबकि सिसोदिया हमारे पास मेवाड़ के। दोस्तों इन दोनों के बीच में गठबंधन होता है कि अजीत सिंह को जोधपुर का अगला शासक बनाने में मेवाड़ रियासत के द्वारा समर्थन किया जाएगा या मेवाड़ रियासत के द्वारा योगदान किया जाएगा। लेकिन दोस्तों आगे की हम जब मारवाड़ रियासत के बारे में पढ़ेंगे तब अजीत सिंह की स्टोरी के बारे में हम वापस चर्चा करेंगे, किस प्रकार से दुर्गादास राठौड़ के द्वारा लंबे समय तक 30 वर्षों तक अजीत सिंह को अगला शासक बनाने में योगदान दिया जाता है। और यहाँ पर औरंगजेब का दोस्तों एक पुत्र होता है जिसका नाम है अकबर। उस अकबर के जो पाली वाला क्षेत्र है यहाँ पर उसका विद्रोह करवा दिया जाता है औरंगजेब के विरुद्ध। इस विद्रोह में दुर्गादास राठौड़, अजीत सिंह और हमारे राज सिंह मिलकर उनके साथ विद्रोह करवाया जाता है। ये स्टोरी दोस्तों हम जब मारवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे तब और चर्चा करेंगे। फिलहाल हम एक रोचक घटना के बारे में बढ़ते हैं। हमारे पास दोस्तों यहाँ पर अजमेर में एक जगह है किशनगढ़ और किशनगढ़ की एक जगह है रूपनगढ़। दोस्तों रूपनगढ़ की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था चारुमती। दोस्तों इस चारुमती के साथ विवाह निर्धारित होता है, किसके साथ? औरंगजेब के साथ इसका विवाह निर्धारित हो जाता है। औरंगजेब इससे विवाह करना चाहते हैं। बताया जाता है चारुमती के द्वारा एक पत्र लिखा जाता है राज सिंह को, और राज सिंह को बोला जाता है कि हमारे राजपूतों में इतनी शक्ति नहीं रही है कि वो राजपूत हमारा, एक मिनट दोस्तों, हेलो क्लास चल रही है सर? नहीं हुई, चल रही है। हाँ चलिए दोस्तों हम बात करते हैं रूपनगढ़ की राजकुमारी के बारे में। तो रूपनगढ़ की जो राजकुमारी है चारुमती से महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब के विरुद्ध यहाँ पर दोस्तों विवाह कर लेते हैं। काफी रोचक बात यहाँ पर ये होती है दोस्तों, उधर से तो औरंगजेब की सेना आती है
राजकुमारी चारुमती से विवाह करने, और इधर दोस्तों हमारे पास जो राज सिंह है उनके द्वारा रतन सिंह जो हमारे पास है, रतन सिंह को उसके सामने भेज दिया जाता है कि उसकी सेना को आप रोको, तब तक मैं इधर का काम सल्टा दूंगा। तो इस प्रकार से दोस्तों काफी रोचक घटना होती है। इसके साथ हमारे पास जो युद्ध के लिए जाते हैं रतन सिंह, उसके लिए चुंडावत है, उनके लिए भी काफी अच्छी स्टोरी यहाँ पर आती है। इस विवाह से पूर्व दोस्तों क्या होता है, हमारे पास जो सलूम्बर के रावत है रतन सिंह, उनकी हाड़ी रानी के साथ अभी 1-2 दिन पहले ही विवाह हुआ था। तो विवाह जैसे ही इनके साथ विवाह होते हैं दोस्तों, इस विवाह के उपरांत जैसे ही यहाँ पर राज सिंह के द्वारा इनको कार्यभार दे दिया जाता है कि जो औरंगजेब की सेना आ रही है उस औरंगजेब की सेना को रोका जाए। बिल्कुल इसी नाम से है, रोकी शर्मा जी बिल्कुल सही बता रहे हो आप। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस विवाह के दौरान क्या होता है कि हमारे पास औरंगजेब की जो सेना है उसको रोकने के लिए जो रतन सिंह चुंडावत को भेजा जाता है, और हाल फिलहाल में उनका क्या होता है दोस्तों, विवाह होता है। तो वो प्रेम में एकदम डूबे हुए रहते हैं, और प्रेम में डूबे हुए रहते हैं तो ये युद्ध में जाने का मन नहीं होता है। तो यहाँ पर रानी उस चीज को देख रही है कि इसकी नीयत नहीं हो रही है, युद्ध करने की नीयत नहीं हो रही, इसकी मनसा नहीं हो रही, तो कहीं युद्ध में जाके ये मेरे बारे में विचार ना करे। तो दोस्तों इस प्रकार से सोचते सोचते यहाँ से रतन सिंह के द्वारा भेजा जाता है, किसको, रतन सिंह के द्वारा यहाँ पर भेज दिया जाता है सहल कंवर के पास, निशानी मांगने के लिए भेजा जाता है कि जाके रानी के पास जाके कोई इस प्रकार की चीज लेके आ जाओ जिसको अगर मुझे युद्ध में उनकी याद आए तो उसको देख लो। तो दोस्तों इस पूरे जब स्टोरी को देखती है रानी सहल कंवर, देखती रहती है, तो वो सोचती है कि अगर इस प्रकार से ये मेरी याद में रहेंगे तो ये युद्ध नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों उधर से हाड़ी रानी के पास जिस सैनिक को भेजा जाता है कि निशानी लेके आओ, तो कहा जाता है चुंडावत मांगी सेनानी, सर काट दियो सतरानी। मतलब उसने एक थाल में अपना सर काट के, कटार लेके सर काट के उसके पास भेज दिया, अगर याद आए मेरी तो युद्ध के मैदान में आप मेरा ये शीश कटा हुआ देख लेना चाहिए। तो इस प्रकार के लिए दोस्तों बाद में मेघराज मुकुल के द्वारा एक स्टोरी लिखी गई है इस पूरे प्रसंग के बारे में, जिसका नाम है सेनानी। तो ये पूरी स्टोरी होती है। और उधर से दोस्तों हमारे पास जो राज सिंह हैं, उन्होंने औरंगजेब के विरुद्ध होके चारुमती, जो रूपनगढ़ या किशनगढ़ की जो राजकुमारी होती है चारुमती, उसके साथ विवाह कर लिया जाता है। इसके बाद में दोस्तों ये तो बात हो गई इनके युद्ध अभियानों की और प्रेम प्रसंग के बारे में। इसके बाद में हम दोस्तों इनके जितने भी हमारे पास सांस्कृतिक कार्य हुए हैं या स्थापत्य कला में कुंभा के बाद में जो सबसे ज्यादा योगदान किसी का है तो मेवाड़ के इतिहास में वो है राज सिंह का। तो इसके बारे में देखिए दोस्तों, काफी रोचक और नई नई चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। वो देखिए दोस्तों, इनके द्वारा कुछ मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। तो श्रीनाथ जी का मंदिर है दोस्तों, वो सियाड़ नामक एक गाँव है नाथ द्वारा राजसमंद में। उसके अलावा दोस्तों द्वारिकाधीश मंदिर है कांकरोली राजसमंद में। अंबा माता मंदिर है उदयपुर में। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे सवाल पूछा जा सकता है, मैच ऑफ द फॉलोइंग करके सवाल पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, या फिर कौन से मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में या फिर किसके द्वारा करवाया गया था। तो इस प्रकार से दोस्तों घुमा फिरा के 1000 तरीके से सवाल इन्हीं सवालों में से पूछा जा सकता है। तो दोस्तों जो आपके पास ये मैटर है, जो कंटेंट है, उसके अनुसार ही आपको आंसर देना है। उसके बाद में दोस्तों बताया जाता है कि राज सिंह के शासनकाल में लंबे समय तक अकाल पड़ता है, बारिश नहीं होती है, जिसकी वजह से यहाँ के जो सैनिक है वो लैंड रेवेन्यू कर, भू राजस्व कर देने में असमर्थ होते हैं, खेती होती नहीं है। दोस्तों इस बात को ध्यान में रखते हुए राज सिंह के द्वारा यहाँ पर 14 वर्षों तक, लगातार 14 वर्षों तक अकाल राहत कार्यों के लिए एक झील का निर्माण करवाया जाता है। पुनः सुनिए दोस्तों, लगातार 14 वर्षों तक अकाल राहत कार्यों के लिए 1662 से लेकर 1676 तक जो अकाल राहत कार्यों में राजसमंद नामक स्थान पर एक झील का निर्माण करवाया जाता है, वो है राजसमंद झील। दोस्तों राजसमंद के लिए एक और रोचक तथ्य है, वो ध्यान रखिए दोस्तों, राजसमंद का जो मुख्यालय है वो राजसमंद नामक कोई स्थान नहीं है। राजसमंद का जो जिला मुख्यालय है वो राजसमंद में नाम के दोस्तों कांकरोली में है।
इसके बाद में देखिए दोस्तों, इनके जो दरबारी विद्वान हुए थे राज सिंह के, उनमें 3 प्रमुख नाम हमारे पास आते हैं। तो राज सिंह का जो सबसे प्रमुख जो दरबारी विद्वान होता है वो है रणछोड़ भट्ट तेलंग। दोस्तों इनके द्वारा राजसमंद झील पर जो संगमरमर पत्थर पर 25 काले पत्थरों पर एक प्रशस्ति लिखी गई है, वो प्रशस्ति है राज प्रशस्ति। और उस प्रशस्ति के जो रचयिता है दोस्तों वो है रणछोड़ भट्ट तेलंग। इस प्रशस्ति की अपने आप में काफी महत्व है दोस्तों। भारत की, ये मेवाड़ की नहीं, राजस्थान की नहीं, अपितु भारत का जो सबसे बड़ा संस्कृत का जो शिलालेख है वो है हमारे पास राज प्रशस्ति। वो किसके शासनकाल में उत्तीर्ण की गई है दोस्तों? हमारे पास मेवाड़ के राज सिंह के शासनकाल में इसकी रचना की गई है और ये रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा लिखी गई है, संस्कृत में लिखी गई है। और राजसमंद झील के जो किनारे हैं, नौचौकी पाल वाला जो किनारे हैं, वहां पर 25 बड़े बड़े जो काले संगमरमर के जो पत्थर है उस पर यह लिखी गई प्रशस्ति है दोस्तों। इसके अलावा इनके द्वारा अमर काव्य वंशावली के बारे में भी रचना की गई है। राज प्रशस्ति के बारे में थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन देखिए दोस्तों। इस राज प्रशस्ति के अनुसार ये हमें पता चलता है किस प्रकार से मेवाड़ और मुगलों के बीच में संधि हुई थी। शुभकरण और यहाँ पर हरिदास किस प्रकार से संधि का प्रस्ताव लेके गए थे। उसके अलावा दोस्तों हमारे पास बप्पा राहुल से लेके हमारे पास राज सिंह तक के शासनकाल की जो संपूर्ण जानकारी है वो इस प्रशस्ति से हमें जानकारी प्राप्त होती है। काफी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। इसके जो पीडीएफ है वो आपको प्राप्त हो जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। लगातार जुड़े रहिए दोस्तों। आज का हमारा मेवाड़ के इतिहास का ये लास्ट सेशन होगा। इसके बाद में दोस्तों इतिहास की जो अगली सीरीज है, हम राठौड़ों का इतिहास है, एक एक राठौड़ शासक के इतिहास के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर अगले इनके जो दरबारी विद्वान होते हैं वो होते हैं किशोर दास। दोस्तों इनके द्वारा एक पुस्तक की रचना की गई है, वो है राज प्रकाश। और एक और इनके दरबारी विद्वान थे दोस्तों सदाशिव भट्ट। इनके द्वारा रास रत्नाकर नामक पुस्तक या रास रत्नाकर नामक ग्रंथ की रचना की गई थी दोस्तों। इस प्रकार से इनके दरबारी विद्वानों में हमने रणछोड़ भट्ट तेलंग, किशोरदास और सदाशिव भट्ट के बारे में चर्चा की थी। इनके बारे में दोस्तों डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली सवाल पूछा जा सकता है। सिमिलरली किसी भी पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई है, या फिर इस पुस्तक में किसके बारे में बताया गया है, या फिर ये पूछा जा सकता है मैच ऑफ द फॉलोइंग या गलत तथ्य कौन सा है उसके बारे में। ऐसे करके 1000 तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। इसके बाद में दोस्तों हम राज सिंह के उपाधियों के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों इनकी 2 प्रमुख उपाधियां थी। विजय कटकातु मतलब विषम युद्धों को जीतने के लिए या फिर विकट युद्धों को जीतने के लिए जो जाने जाते थे, इसके लिए इनको विजय कटकातु के नाम से जाना जाता था। उसके अलावा हाइड्रोलिक रूलर, दोस्तों राजसमंद झील का जो निर्माण करवाया गया था, पेयजल और जल की जो व्यवस्था करवाई गई थी मेवाड़ में, इसकी वजह से इनको हाइड्रोलिक रूलर के नाम से जाना गया था। दोस्तों दोनों उपाधियों का अपने अपना महत्व है। विजय कटकातु इसलिए कहा गया था क्योंकि विषम युद्ध है, उनको जीतने की क्षमता किसमें थी? राज सिंह में थी। हाइड्रोलिक रूलर इसलिए कहा गया था दोस्तों, जो जल की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था या मेवाड़ में जो राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया था, इसकी वजह से इनको हाइड्रोलिक रूलर की उपाधि दी गई थी। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास राज सिंह के शासनकाल की पूरी संपूर्ण गतिविधियों के बारे में हमने चर्चा की थी। तो उसके बाद में हमारे पास अगले शासक के रूप में आते हैं मेवाड़ के अमर सिंह द्वितीय। दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, अमर सिंह जो प्रथम है वो हमारे पास कब आते हैं? जो महाराणा प्रताप है उनके पुत्र अमर सिंह प्रथम है, और जिनका शासनकाल दोस्तों कब रहता है? 1620 तक उनका शासनकाल रहता है। उसके बाद में अमर सिंह सेकंड दोस्तों 1698 से लेकर 1710 में ये शासक रहते हैं। इनके शासनकाल में दोस्तों फिर वापस हम वही बात करते हैं, किस प्रकार से औरंगजेब के द्वारा विरोध किया जाता है। किसका? हमारे जोधपुर के शासक है उनका विरोध किया जाता है, अजीत सिंह का। और उसके साथ दोस्तों हमारे पास जो जयपुर रियासत है उसके शासक है सवाई जयसिंह, उनका भी जयपुर में विरोध किया जाता है। तो दोस्तों औरंगजेब के विरुद्ध ये मिलकर एक संधि करते हैं, गुट बनाते हैं, जिसको देबारी समझौता कहते हैं। 1708 में देबारी समझौता होता है, और इसका जो उद्देश्य होता है वो होता है मेवाड़ के जो महाराणा अमर सिंह सेकंड, आमेर के सवाई जयसिंह और मारवाड़ की अजीत सिंह, इन तीनों ने मिलकर दोस्तों निर्धारित किया कि औरंगजेब की जैसे ही मृत्यु हो जाती है उसके बाद में अगला शासक आता है मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम,
जिसको दोस्तों हम उत्तरकालीन मुगल शासक है उसमें प्रथम शासक के रूप में जाना जाता है। दोस्तों जैसे ही ये शासक बनते हैं तो इनके विरुद्ध ये तीनों रियासतें संधि करती हैं और इस संधि में दोस्तों निर्धारित होता है कि हम क्या करेंगे, मेवाड़ के जो महाराणा है वो अमर सिंह, आमेर के और मारवाड़ के जो शासक है उनको उनका राज्य दिलाने में या फिर उनका राज्य पुनः दिलाने में मदद करेंगे। तो इस प्रकार की इन दोनों के बीच में संधि होती है। इस संधि में दोस्तों कुछ और बातें भी होती है। अमर सिंह की जो बेटी है चंद्र कंवर, अमर सिंह की यहाँ पर बेटी होती है चंद्र कंवर, इसका विवाह निर्धारित हो जाता है सवाई जयसिंह के साथ और बोला जाता है कि जो हमारे आमेर रियासत है उसकी जो अगला उत्तराधिकारी होगा वो चंद्र कंवर का जो बेटा होगा उसको अगला उत्तराधिकारी घोषित किया जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इसके बाद में हम जयपुर रियासत पढ़ेंगे तब पुणे पढ़ेंगे, इनका जो पुत्र होता है उसको माधो सिंह को अगला शासक नहीं बनाते हैं जबकि ईश्वरी सिंह अगला शासक बन जाता है। ये थोड़ा सा मेवाड़ के बाद में हम जब आमेर रियासत पढ़ेंगे वहां पर और चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना ही याद रखिए दोस्तों, ये जो संधि हुई है उस संधि की शर्त थी कि चंद्र कंवर का जो बेटा है उस बेटे को आमेर का अगला शासक नियुक्त किया जाएगा, लेकिन इस प्रकार की घटना नहीं हो पाती है। इसके बाद में देखिए दोस्तों अगला शासक हमारे पास आता है संग्राम सिंह द्वितीय। संग्राम सिंह द्वितीय का शासनकाल में क्या कुछ घटित होता है दोस्तों, इनके द्वारा कुछ नहीं 2-3 घटनाएं होती है दोस्तों। उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का जो निर्माण है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है, संग्राम सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। उसके अलावा दोस्तों एक हुरडा सम्मेलन, काफी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिए दोस्तों। हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को हुआ था। इसमें क्या निर्धारित होता है दोस्तों, जिस प्रकार से हमारे पास बूंदी रियासत में सबसे पहले जो विद्रोह किया था मराठाओं ने, आंतरिक जो राजनीति है उसमें हस्तक्षेप किया था, उसी प्रकार से मराठा राजस्थान की जितनी भी रियासतें हैं उन रियासतों पर क्या करते थे, लूटपाट करते, उत्पात मचाते और प्रजा को परेशान करते थे। तो इस बात से परेशान होकर संग्राम सिंह के द्वारा एक रूपरेखा तैयार की जाती है, रणनीति तैयार की जाती है कि हुरडा सम्मेलन के तहत जितने भी हमारे राजस्थान के जितने भी शासक हैं वो एक साथ मिलकर जितने भी बाहरी शक्ति के रूप में मराठा है उस मराठा का क्या किया जाएगा, विरोध किया जाएगा या उनका सामना किया जाएगा। इस प्रकार का निर्धारण किया जाता है। तो दोस्तों इसमें निर्धारित किया जाता है कि रामपुरा नामक एक गांव है, वर्षा ऋतु के बाद रामपुरा गांव के सामने क्या किया जाएगा, युद्ध किया जाएगा। ये दोस्तों हम अगले शासक के समय में और पढ़ेंगे। इसके बाद में दोस्तों सिसारमा गांव है, वहां पर वेदनाथ जो मंदिर है उस मंदिर का निर्माण संग्राम सिंह के द्वारा करवाया गया था और उसकी जो दोस्तों प्रशस्ति की जो रचना की गई है, रूप भट्ट के द्वारा इस प्रशस्ति की रचना की गई है और इस मंदिर को क्या बोलते हैं दोस्तों, वेदनाथ मंदिर की वेदनाथ प्रशस्ति के नाम से इसको जाना जाता है। अब देखिए दोस्तों वापस हम बात करते हैं हुरडा सम्मेलन की, किस प्रकार से कौन कौन से शासक इसमें भाग लेते हैं। दोस्तों याद रखिए काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको पक्का किसी न किसी एग्जाम में एक सवाल पक्का देखने को मिलता है कि हुरडा सम्मेलन में कौन सा शासक आया था। अभी दोस्तों इसकी डेट से लेके 2nd ग्रेड में सवाल पूछा गया था। उससे पहले दोस्तों जो टैक्स असिस्टेंट का पेपर हुआ था उसमें दोस्तों यहाँ से सवाल पूछा गया था। तो यहाँ से ध्यान से समझिए दोस्तों, हुरडा सम्मेलन की जो रूपरेखा है, स्ट्रक्चर है, वो किसके द्वारा तैयार की गई थी, इनके पिता थे दोस्तों संग्राम सिंह द्वितीय, उनके द्वारा तैयार की गई थी। लेकिन इसका जो सम्मेलन है, आयोजन है, उसको आयोजित करवाने से एक दिन पूर्व ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर इनके द्वारा एक जगत विलास मंदिर का निर्माण है, वो पिछोला जेल में जगत विलास मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। उसके अलावा जैसे मैंने बात की थी हुरडा सम्मेलन है वो कब होता है, 17 जुलाई 1734 को होता है। और इसके मुख्य उद्देश्य की बात करें दोस्तों, जिस प्रकार से हमने बात की थी हमारे राजस्थान में जितने भी मराठा है वो मराठा विभिन्न रियासतों पर आक्रमण करते, प्रजा को लूटते, खेतों को लूटते, उत्पात मचाते और बुरी तरह से ये क्या करते, त्रासदी या फिर बुरी तरह से उत्पात मचाते थे। इस वजह से दोस्तों इसका उद्देश्य था कि मराठों के विरुद्ध वर्षा ऋतु जैसे ही समाप्त हो जाती है, कोटा के रामपुरा गांव में सभी एक साथ संगठित होकर मराठों के विरुद्ध युद्ध किया जाएगा। बाकी दोस्तों इस प्रकार की विचारधारा आई थी लेकिन ये सफल नहीं हो पाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें दोस्तों
कौन कौन भाग लेता है हमारे पास दोस्तों? इसमें जयपुर के सवाई जय सिंह हैं, हमारे जोधपुर के आते हैं अभय सिंह हैं, और हमारे पास दूसरे अभय सिंह के छोटे भाई है दोस्तों नागौर के, वो है तख्त सिंह भाग लेते हैं। बूंदी के दलेल सिंह, किशनगढ़ के राज सिंह हैं, कोटा के दुर्जन साल, बीकानेर के जोरावर सिंह और करौली के गोपाल सिंह। इस प्रकार से दोस्तों हमारे पास ये सारे इसे हुडा सम्मेलन में भाग लेते हैं। दोस्तों इसमें भाग तो लेते हैं लेकिन इसका सफल आयोजन नहीं हो पाता है, लेकिन इसका कुछ महत्व भी है। दोस्तों खानवा के युद्ध में के बाद पहली बार जो राजपूत है वो एक साथ आने का प्रयास करते हैं, किसी दूसरी शक्ति के साथ संगठित होकर उसका विरोध करने के लिए या उसके खिलाफ कदम उठाने के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन इनमें क्या होता है, मतभेद होने की वजह से ये क्या है, हुडा सम्मेलन सफल नहीं हो पाता है, असफल हो जाता है। लेकिन फिर भी इसकी इंपॉर्टेंस है दोस्तों इतिहास में, क्योंकि इसमें प्रयास किया जाता है कि संपूर्ण राजपूत है वो एक साथ मिलकर क्या किया जाए, संघर्ष कर सके। उसके बाद में दोस्तों अध्यक्षता की बात करें हम, यहाँ पर अध्यक्षता में हमारे पास बात आती है जगत सिंह हैं, उनकी अध्यक्षता में ये हुआ था। इसकी वजह से सवाई जयसिंह क्या होते हैं, नाराज हो जाते हैं, उनको अध्यक्ष नहीं बनाया जाता है, जिसकी वजह से ये सम्मेलन क्या होता है दोस्तों, असफल हो जाता है, सफल नहीं हो पाता है। इनके दोस्तों जगत सिंह द्वितीय के एक दरबारी विद्वान हुए थे जिनका नाम है नेकराम, और इनके द्वारा जगत विलास नामक एक ग्रंथ की रचना की गई थी, जिसमें दोस्तों पूरे जगत सिंह के शासनकाल की घटना और हुडा सम्मेलन के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब हम लास्ट शासक की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारे मेवाड़ रियासत के जो अंतिम शासक के रूप में जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वो है भीम सिंह, और इनके शासनकाल में दोस्तों सबसे बड़ी और रोचक जो घटना होती है वो होती है कृष्णा कुमारी विवाद। इसके बारे में प्रेम प्रसंग किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से तीन रियासतों में एक उलझन सी पैदा हो जाती है, उस पूरी स्टोरी को मैं दोस्तों आराम से बताऊंगा, ध्यान से सुनते रहिए दोस्तों। भीम सिंह का शासनकाल रहता दोस्तों 1778 से लेकर 1828 तक। इनके शासनकाल में इनकी पुत्री होती है दोस्तों जो कृष्णा कुमारी के नाम से इनकी पुत्री होती है। इस पुत्री का दोस्तों हमारे पास विवाह निर्धारित किया जाता है, मारवाड़ के जो शासक है उनके साथ इनकी सगाई हो जाती है भीम सिंह के साथ। दोस्तों ध्यान से सुनिए क्या प्रसंग होता है। मेवाड़ महाराणा है भीम सिंह, उनकी पुत्री है कृष्णा कुमारी, इसकी सगाई हो जाती है मारवाड़ के राजा भीम सिंह के साथ। लेकिन कुछ कारणवश इनका मृत्यु हो जाती है दोस्तों। संयोगवश शादी से पूर्व जो मारवाड़ के शासक है भीम सिंह, इनकी मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही इनकी मृत्यु होती है दोस्तों तो जो मेवाड़ के शासक भीम सिंह है उनके द्वारा कृष्णा कुमारी की जो सगाई है दोस्तों वो जयपुर के नरेश है जगत सिंह के साथ इनकी सगाई कर दी जाती है। दोस्तों जैसे ही जगत सिंह के साथ सगाई की जाती है तो इनके छोटे भाई थे जिनका नाम था मान सिंह। मारवाड़ के भीम सिंह के छोटे भाई थे मान सिंह, तो उन्होंने इसका विरोध किया था कि भाई तो खत्म हुआ है, हम तो जिंदा हैं, कि हमारे यहाँ पर सगाई कर दी, मारवाड़ रियासत में सगाई हो गई तो इनकी सगाई यही शादी करनी चाहिए। तो इस प्रकार से इनका विरोध होता है दोस्तों। लेकिन फाइनली दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, इनके साथ सगाई कर दी जाती है जयपुर के नरेश जगत सिंह सेकंड के साथ यहाँ पर सगाई कर दी जाती है। तो इस बात को लेकर मारवाड़ के मान सिंह है उन्होंने आपत्ति जताई, और इस आपत्ति का निर्णय कुछ इस प्रकार से हुआ था दोस्तों, एक लंबे समय तक मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर और आमेर रियासत है उसमें एक संघर्ष छिड़ जाता है। और फाइनली दोस्तों इन रियासतों के बीच में एक युद्ध होता है जिसे इतिहास के पन्नों में 1807 ईस्वी का घिंगोली का युद्ध, परबतसर का युद्ध या नागौर के युद्ध के नाम से इसको जाना जाता है। दोस्तों हमारे पास जो नागौर है, नागौर में परबतसर तहसील है, परबतसर के पास एक गांव है घिंगोली। तो घिंगोली में जयपुर और जोधपुर की सेनाएं आमने सामने भिड़त हुई है, तो इस युद्ध को घिंगोली का युद्ध कहा जाता है। अब दोस्तों इसका समापन किस प्रकार से होता है, इसमें दोस्तों इस विवाद को लंबा चलते हुए देख के अजीत सिंह चुंडावत और टोंक रियासत के जो शासक होते हैं अमीर खां पिंडारी, इन दोनों को कहने पर कृष्णा कुमारी उसको जहर दे दिया जाता है, और जहर देने से इनकी क्या हो जाती है दोस्तों, मृत्यु हो जाती है। और इसी प्रकार से अंत में 1818 में क्या होता है दोस्तों, भीम सिंह की क्या हो जाती है, अंग्रेजों के साथ संधि हो जाती है। इस प्रकार से दोस्तों ये था मेवाड़ का संपूर्ण इतिहास। दोस्तों हमने मेवाड़ के इतिहास में 5 लेक्चर में पूरा
कंप्लीट किया है, जिसमें हमने दोस्तों प्रारंभिक इतिहास में बात की थी, किस प्रकार से गोहिलों की उत्पत्ति हुई थी, किस प्रकार से अयोध्या से ये वल्लभी आते हैं और वल्लभी में शिलादित्य के समय किस प्रकार से हमारा अरब आक्रमण होता है, गोहिल का किस प्रकार से जन्म होता है, किस प्रकार से बप्पा राहुल आता है। इस पूरे इतिहास के बारे में हमने चर्चा की थी। दोस्तों कल हम बात करेंगे जो मेवाड़ रियासत में हमने संपूर्ण इतिहास की चर्चा की है, उसका एक ही क्लास में दोस्तों हम रिवीजन करेंगे। कंप्लीट रिवीजन करने के बाद में दोस्तों हम अगली क्लास में इसका मॉक टेस्ट लेंगे कि कितना आपको याद हुआ है, किस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। दोस्तों इसकी संपूर्ण पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो और आप हमारे यूट्यूब चैनल एमिनेंट क्लासेस को सर्च करके उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।